प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ बिहार बोर्ड के वर्ग 12 में से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो छठा पाठ है वह आधुनिक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कविता है जिसका शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में। इस पाठ से संबंधित अपने पूर्व के वीडियो में मैंने जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी सहित इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य थे उसका एक भरपूर और संपूर्ण विवरण आप सबों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। मुझे उम्मीद है कि आप उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम उनकी रचित जो कविता है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कविता है जिसका शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में, उनकी पंक्तियों का भावार्थ और सरलार्थ स्पष्ट करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि भावार्थ को आसानी से समझ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सके। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता तुमुल कोलाहल कलह में की पंक्तियों का मैं सरलार्थ भावार्थ स्पष्ट करूं उससे पहले आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी जो सबसे चर्चित रचना कमायनी है उसी कमायनी से ये प्रस्तुत कविता ली गई है। इसलिए आप प्रस्तुत कविता का सरलार्थ भावार्थ आसानी से समझ पाए इससे पूर्व आपको कमायनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उससे अवगत होना बेहद ज़रूरी है। इसी लिहाज से मैं आपको सबसे पहले कमायनी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उससे अवगत कराने जा रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि मेरी बातों को सुन समझ करके नोट अवश्य कर लेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है और साथ ही कमायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कमायनी को कहा जाता है। उसके आगे है कमायनी में मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दिखाया गया है। कमायनी में मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दिखाया गया है। और आगे समझते हैं कमायनी में मन, हृदय और बुद्धि के द्वंद्व की विवेचना की गई है। मन, बुद्धि और हृदय के द्वंद्व की विवेचना है कमायनी में। साथ ही आगे हम समझते हैं कमायनी के जो प्रमुख पात्र हैं मनु, वो मन का प्रतीक है और साथ ही श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईरा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। उसके आगे कमायनी को हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है। आप समझ लें कि उनकी ये सबसे चर्चित रचना है और इसलिए उनको गौरव ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। कमायनी में कुल 15 अध्याय या सर्ग है। 15 अध्याय हैं या सर्ग है उसके कमायनी के। वो कौन कौन से हैं ध्यान से सुनेंगे। पहला जो अध्याय है वह है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पाँचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईरा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष और 12वां निर्वेद, 13 दर्शन, 14वां रहस्य और जो 15वां अध्याय है वह है आनंद। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे क्योंकि इसी के आधार पर आप इनकी प्रस्तुत कविता की पंक्तियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो कविता है उस कविता की जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसका भावार्थ स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप उसे सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो आइए सबसे पहले उनकी पंक्तियों के ऊपर हम विचार करते हैं और उसके भाव को समझते हैं। जो पंक्ति है इस प्रकार की है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। जो पंक्ति हैं इस पंक्ति में जो कठिन शब्द हैं उसके ऊपर हम पहले विचार कर लेते हैं ताकि सरलार्थ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह का मतलब होता है एकदम ज़्यादा अशांति हो हल्ला का जो वातावरण होता है उसे हम तुमुल कोलाहल कलह कहते हैं। साथ ही हृदय शब्द जो यहाँ लिया गया है आपको पूर्व में ही बताया है कि कमायनी की जो नायिका है श्रद्धा वो हृदय का प्रतीक है अर्थात इस पंक्ति में वो नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। साथ ही मन जो है वह मनु का प्रतीक है मन अर्थात मन शब्द जो है यहाँ पर है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथ ही विकल का मतलब व्याकुल होकर के होता है और चंचल का मतलब होता है अपनी मनोस्थिति को एक जगह स्थिर न कायम करने की स्थिति को हम चंचलता कहते हैं। और खोजती है जब नींद के पल, नींद के पल कहने का मतलब है आराम के पल या आराम के क्षण। उसके आगे हैं चेतना। चेतना का मतलब आपको पूर्व में बताया गया है कि ईरा जो है वो चेतना का प्रतीक है अर्थात बुद्धि का प्रतीक है। और यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे कि ईरा जो है वह बुद्धि अर्थात चेतना का प्रतीक है। साथ ही यहाँ मलय जो है वो मलय एक मलय पर्वत है जिससे काफ़ी
मंद मंद शीतल हवाएं चलती हैं। और यहाँ बात का मतलब हवा होता है, तो अर्थात मलय की बात रे मन का मतलब हो गया कि मलयागिरी पर्वत से चलने वाली जो ठंड ठंड हवाएं हैं उसकी बात की गई है। आइए हम ध्यान से समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, अर्थात कामायनी की जो नायिका श्रद्धा है अर्थात नाड़ी है, वो ये कह रही है मनुरूपी पुरुष से कि जब तुम व्याकुल हो करके इधर उधर तुम भटकने लगते हो और आराम ढूंढने लगते हो और तुम्हारी बुद्धि थक जाती है, तब मैं उस समय शीतल हवा, मलयागिरी से चलने वाली जो शीतल हवा है, सुगंधित हवा है, वह बन करके मैं आती हूँ और तुझे मैं शांति और आराम प्रदान करती हूँ। अगर ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे उसे ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है और इन पंक्तियों में पुरुष मनु के जीवन में नारी श्रद्धा के महत्व को रेखांकित किया गया है, अर्थात पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़, मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, ऐसी स्थिति में श्रद्धा नारी मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम प्रदान करती है। अब मैं तुमुल कोलाहल कलह में कविता की जो अगली पंक्ति है उसका भावार्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सबसे पहले पंक्तियों पर विचार करते हैं। वो पंक्ति किस प्रकार के हैं? जो पंक्ति है इस प्रकार से हैं कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उसके ऊपर विचार कर ले ताकि सरलार्थ को समझने में कोई दिक्कत आपको ना हो। चीर विषाद का मतलब होता है गहरे दुख, ध्यान से सुनना है। चीर विषाद का मतलब होता है गहरा दुख। विलीन का मतलब होता है खोया रहना या ओझल हो जाना। मन जो है यहाँ पे मनु अर्थात पुरुष का प्रतीक है और साथ ही व्यथा का मतलब दुख होता है, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, वन मतलब जंगल होता है और उषा का मतलब सुबह होता है, ज्योति मतलब प्रकाश होता है, कुसुम विकसित का मतलब खिली हुई फूल होता है और प्रात का मतलब सुबह होता है। तो इन शब्दार्थों के आधार पर कवि क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जो कामायनी की जो नायिका है वह पुरुष के लिए, उस पुरुष के लिए जो गहरे दुख में खोया रहता है, उस पुरुष के लिए जो गहरे दुख में खोया रहता है, उसके दुख के अंधेरे जंगल के लिए, उसके दुख के अंधेरे जंगल के लिए वह उषा की पहली किरण अर्थात सुबह की पहली किरण और साथ साथ में खिली हुई सुबह अर्थात खिली हुई फूल बन करके वह उसके लिए आती हैं जो पुरुष दुखों में खोया रहता है। अगर ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो उसको आप कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। इन पंक्तियों में पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार श्रद्धा नारी उस मनु पुरुष के लिए जो दुखों में खोया रहता है, उसके दुख के अंधेरे जंगल के लिए सुबह की पहली किरण और फूलों से खिली हुई सुबह बनकर आती हैं। आइए कविता की जो अगली पंक्ति हैं उसके भावार्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वो भाव क्या है, अर्थ क्या है पंक्तियों के, ध्यान से सुनेंगे। कविता की जो पंक्ति है इस प्रकार से है कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। प्रस्तुत पंक्ति में जो कठिन शब्द हैं उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले मरु का मतलब होता है मरुस्थल, ज्वाला का मतलब आग की लपटें, धधकती का मतलब दहकना, चातकी एक प्रकार का चिड़िया है जो बरसात के समय में काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं, कन का मतलब बूंद होता है, तरसना आप जानते हैं, सरस का मतलब भींगा हुआ होता है। तो इन सरलार्थों के आधार पे कवि क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनेंगे। कवि का कहना है कि जो कामायनी की जो नायिका अर्थात जो नारी है वह जो वैसी मरुस्थल या वो मरुभूमि जो जहाँ पर आग की लपटें उठती रहती हैं, दहकती रहती हैं, जहाँ पर चातकी नामक चिड़िया पानी की बूंद के लिए तरसती रहती हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं घाटियों में, उन्हीं क्षेत्रों में बता रही हैं कहानी की नायिका कि मैं सरस
बरसात बन करके आती हूँ, अर्थात उनके लिए जीवन देने वाली मैं जल बन करके आती हूँ। अगर आपको ये एग्ज़ाम में इसके भावार्थ स्पष्ट करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित किया गया है और कवि के अनुसार मरुभूमि जो ज्वाला की तरह दहकती रहती है, जहाँ चातकी पानी की एक बूंद के लिए तरसती रहती है, उस मरुभूमि की घाटियों में जीवन देने वाली सरस बरसात बन कर के मैं आती हूँ। अर्थात नारी जो होती हैं वह जीवन देने वाली सरस बरसात बन कर के उन मरुभूमि रूपी मनुष्यों के जीवन में आती हैं, जिनकी जीवन ज्वाला जैसी दहकती रहती हैं, जिसके जीवन में आग की लपटें उठती रहती हैं। आइए कविता की कुछ चंद पंक्तियाँ शेष रह गई हैं, उसके ऊपर भी विचार करते हैं। वो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। जो कविता में जो कठिन शब्द है, पंक्ति में जो कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ को जान ले। पवन तो आप जानते हैं हवा वायु, प्राचीर का मतलब चार दीवारी होता है, और झुलसना का मतलब सूख जाना, झुलस कर सूख जाना। कुसुम ऋतु का मतलब होता है बसंत ऋतु। तो सरलार्थ के आधार पर कवि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जब चार दीवारी में, ऊंची चार दीवारी में जब हवाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं, और जब जीवन जो है वह परिस्थितियों से झुलस करके जल करके जब वो झुक जाती है, तो उस झुलसे हुए विश्व वन की, अर्थात उस झुलसते हुए जीवन का जो जंगल है, उसमें मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं उस झुलसे हुए वन के लिए, जंगल के लिए मैं बसंत ऋतु बन के आती हूँ, ये कहानी की नायिका कह रही हैं। अब मैं ये पंक्तियाँ अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार जब पवन ऊंची चार दीवारी में बंद होकर रुक जाती हैं, जल झुलसकर जब मनुष्य जीवन में अपने परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, हे मनु, मैं इस झुलसते विश्व में, इस निराशा रूपी वन में बसंत ऋतु की रात की तरह हूँ, जिसमें उम्मीद के फूल खिलते हैं। अब मैं आप सबों के समक्ष कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसके भाव को स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट अवश्य कर लेंगे। तो आइए पंक्तियों के ऊपर विचार करते हैं। वो पंक्ति इस प्रकार से हैं। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मकुलित मैं, सजल जल जात रे मन। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उसके ऊपर हम विचार कर ले, उसके अर्थ को जान ले, ताकि सरलार्थ को समझने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो चीर का मतलब होता है लंबे या लंबा, निराशा आप जानते हैं, निर्धर का मतलब बादल होता है, प्रतिछायित का मतलब छाया होता है, अश्रु का मतलब आंसू होता है, मधुप का मतलब भौरा, और साथ साथ में मरंद का मतलब होता है मधु, मकुलित का मतलब होता है कलियों का समूह, सजल मतलब जल से युक्त, और जलजात का मतलब कमल होता है। इन शब्दों के आधार पर कवि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जब इंसान का जीवन, जब उसके जीवन में लंबे निराशा के बादल छाए होते हैं और वो जब बरसते हैं, तो वो जो बरसते हैं उसमें जो जल बरसते हैं वो आंसू के तालाब की तरह होते हैं, और साथ ही उसी आंसू के तालाब में वह सजल जल जात, अर्थात बता रही हैं, नायिका कह रही हैं श्रद्धा, कि जब वो आंसू बरसती है और वो आंसू रूपी जो तालाब है, उस तालाब में मैं कमल के रूप में हूँ, कोमल कमल के रूप में हूँ, जिसके ऊपर भौरे क्या करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। अगर ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछ दी जाए और उसका भावार्थ स्पष्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से ली गई हैं। इन पंक्तियों में पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित किया गया है। कवि के अनुसार लंबे निराशा के जो घने बादल छाए हुए हैं, उससे जो पानी बरसते हैं वह आंसू रूपी तालाब की तरह है। हे मनु, मैं उस आंसू रूपी तालाब में कोमल कमल की सुगंधित कलियों की तरह हूँ, जिस पर भौरे मंडराते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ थीं, इन सारे पंक्तियों का
बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरलार्थ भावार्थ मैंने स्पष्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है आप सभी को बेहद पसंद आया होगा और आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए उपयोगी है और आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक अवश्य करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं उत्साहित होकर इस तरह के वीडियो, आप सभी के लिए उपयोगी वीडियो ससमय ले करके मैं उपस्थित होता रहूं। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।